अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा फर्स्ट बॉयज कॉलेज स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस लेवल्स। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे सामने है, स्टेटमेंट हम इसको रीड करते हैं। द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि कौन से ऐसा इसके अंदर नॉन रिन्यूएबल यानी कि वो एनर्जी जो दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती उसमें ये कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ जिसमें कहते हैं एनिमल्स वगैरह के हवाले से हो गई, फॉरेस्ट है, प्लांट्स वगैरह, वाटर है और कोल है। अब ये चार ऑप्शंस आपके सामने, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती। आपको पता है कि वाटर जो है दोबारा रीजनरेट हो सकता है, एवापोरेशन वाटर साइकिल चलता है। फॉरेस्ट प्लांट्स वगैरह भी दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं आसानी से। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की भी रिप्रोडक्शंस पॉसिबल होती है। आपको पता है कि भाई एक एनिमल्स की भी रिप्रोडक्शंस परफॉर्म हो रही होती है, तो वाइल्ड लाइफ भी एक तरह से रिन्यूएबल है। कोल इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। एक दफा अगर कोल बन जाता है किसी भी एरिया के अंदर तो वो दोबारा जो है डेवलप नहीं होता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं? कोल होता है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोलियम्स होते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स हैं नॉन रिन्यूएबल्स जो दोबारा रीजनरेट नहीं होते और थाउजेंड और मैनीज ईयर्स चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं इनको प्रिपरेशन करने में। आपको पता है कि प्लांट्स को इतने ईयर्स नहीं चाहिए होते, विद इन द ईयर्स प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। वाटर्स की एवापोरेशन मुस्तकिल तौर पे एनवायरनमेंट्स के अंदर परफॉर्म हो रही होती है और एनिमल्स की भी जो रिप्रोडक्शन है वो भी ईयर्स के अंदर परफॉर्म हो जाती है और जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन कोल जो होता है जिसको बनाने में तकरीबन थाउजेंड ऑफ ईयर्स आते हैं। अब कोल से पेट्रोलियम भी इस तरह ही हमारे पास सोर्स होती है एनर्जी की, लेकिन ये तमाम एग्जांपल्स क्या होती हैं? नॉन रिन्यूएबल्स जो है हमारे पास एग्जांपल्स है। तो इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोल। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज देखिए, द मोस्ट सेफ एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इज। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत चीप सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, पेट्रोलियम है या कोल है। इसमें आप जानते हैं कि पेट्रोल कितना महंगा है। कोल जारी बात है हर इलाके के अंदर नहीं होता, हर दुनिया के हर खित्ते के अंदर नहीं हो सकता, तो उससे कैसे एनर्जी कहेंगे? जो जिसके इलाके के अंदर कोल नहीं हो रहा तो उसको तो जारी बात है ये बहुत महंगी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम्स एक महंगा एक तरह से एलिमेंट्स है और उसके भी आइसोटोप 234 वाले से बनता है, तो ये भी एक तरह से चीप सोर्स। तो ये तीन ऑप्शन से नजर नहीं आ रहे। वाटर आप कह सकते हैं वो दुनिया के हर खित्ते के अंदर मौजूद है और वाटर से जो एनर्जी बनाती आती है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स होती है एनर्जी की। तो सेकंड एमसीक्यूज का जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। थर्ड एमसीक्यूज के ऊपर स्टूडेंट्स हम आते हैं। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूरी दुनिया के अंदर एक शिद्दत बढ़ रही है गर्मी की। जिस तरह पहले की गर्मी होती थी उससे टेम्परेचर अब आप देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन क्या है? जब इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी ऐसी गैस जो उसकी कंसेंट्रेशन अगर बढ़ जाए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रीजन है? जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी कंसेंट्रेशन को बढ़ा देती है तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? वो ट्रैप्स होना शुरू हो जाती है अर्थ की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थ क्रस्ट या अर्थ का पूरा जो एरिया है वो क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। तो थर्ड एमसीक्यू का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ एमसीक्यूज की आते हैं। यूट्रोफिकेशन इन लेक्स एंड पाउंड्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। यूट्रोफिकेशन होती क्या है स्टूडेंट्स? पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर वाटर पोल्यूटेंट हो गया नाइट्रेट से, सल्फेट से या फॉस्फेट से, और वो वाटर अगर वो पोल्यूटेंट वाटर अगर लेक्स के अंदर चले जाए, पॉन्ड्स के अंदर चले जाए तो वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। और वो ऑक्सीजन कौन ले रहे होते हैं? वो एल्गे ले रहे होते हैं और अपनी ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। और जो वाटर पॉन्ड्स और लेक्स के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन के अंदर कभी आपने देखा होगा कि झील और तालाब के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, उस चीज को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो ये एल्गे की वजह से यूट्रोफिकेशन होती हैं। तो इसको हम राइट आंसर एल्गे इसका कर देते हैं। एमसीक्यू नंबर 5, नॉइज कंसीडर एज साउंड वेव। आपको पता होगा कि नॉइज पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी आवाज है जो कि पोल्यूशन कॉज करती है, जो कि नॉइजनेस
कभी भी अगर नॉइस की बात करते हैं तो बहुत शोर हो रहा है, शोर का मुराद ये कि वो ऐसी आवाजें और ऐसा साउंड जो कि 80 डेसिबल्स के से बाहर चले जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं कि साउंड के अंदर नॉइजनेस आ जाती है। इस वजह से इस पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां अपना हॉर्न तेज तेज बजा रहे हैं और उस एनवायरमेंट में अगर हम नॉइस, अगर साउंड की अगर क्या बोलते हैं यूनिट को देखेंगे कितने डेसिबल्स यूनिट बन रहे हैं, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा बन रहे हैं, इट्स मीन दैट इस एरिया के अंदर नॉइस पोल्यूशन जो अगर हो रही है। तो 80 डेसिबल इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। अब इसमें एमसीक्यू नंबर 6 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द एसिड रेन। अब एसिड रेन्स का मतलब क्या होता है, तेजाब वाली रेन, उसमें ऐसी बात नहीं है। एसिड रेन्स का मतलब ये होता है कि जब मौसम की पहली बारिश होती है तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड की सूरत के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत के अंदर और NO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो सल्फरस एसिड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो नाइट्रस एसिड बनाता है। ये तीनों जो गैसेस अगर मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड रेन कॉज कर सकती हैं। तो एमसीक्यू नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर कम फ्रॉम, अब जो कम फ्रॉम, अब बहुत सारे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये किस वजह से आते हैं। तो वाटर वेपर्स का मतलब यही होता है कि वाटर जो कन्वर्ट होगा वेपर्स के अंदर एवापोरेशन के जरिए। अब आप जानते हैं कि जमीन के अंदर सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडी होती है वो किस शक्ल में होती है, दरिया की रिवर की सूरत में होती है, सी की सूरत में होती है, लेस की सूरत में होती है, या फिर मॉस सॉइल की सूरत में होती है। सब बच्चे जानते हैं, सर हम बचपन से पढ़ते हैं कि वाटर बॉडी सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जो पाई जाती है वो सी की सूरत में पाई जाती है, और सी ही बुनियाद होगा मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स बनाने में एटमॉस्फेयर में। तो सी हमारे पास इस एमसीक्यूज का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ अगर हम जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट कॉज ओजोन होल इन द ओजोन लेयर। अब सर ये ओजोन क्या है, ओजोन एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हार्मफुल रेडिएशन जो इमिट होती है सन से, उसको प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। अगर अर्थ के ऊपर ये हार्मफुल रेडिएशन आ जाए तो स्किन के अंदर, ह्यूमन बीइंग की स्किन के अंदर एजिंग कॉज हो सकती है, स्किन कैंसर कॉज हो सकता है, उसको प्रोटेक्शन करती है। उन लेयर्स, ओजोन लेयर उस रेस को प्रोटेक्ट करती है जो कि हार्मफुल होती हैं, जो इमिट कहां से हो रही है, सन से हो रही है। अगर ये ओजोन लेयर डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये तमाम रेस एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे हमारे, और एटमॉस्फेयर से फिर क्या हो जाएगा, अर्थ के ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर हमारे जो जितने भी जो एनिमल्स हैं उनको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। अभी किस वजह से ओजोन लेयर डैमेज होती है। अब ओजोन लेयर डैमेज जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरोफ्लोरो ऑक्सीजन बन जाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। ये एमसीक्यूज बहुत आसान है, बायोलॉजी वाले आसान से कर सकते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर जो आपके 10 है उसके से भी रिलेटेड ये एमसीक्यूज है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। आप जानते हैं कि बेरी विटामिन B6 की वजह से होती है स्कर्वी, डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन C, और नाइट ब्लाइंडनेस जो डेफिशिएंसी विटामिन A। सर एक ही वजह रिकेट्स, और ये बात ध्यान में रखिएगा, जो रिकेट जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की, ये सिर्फ चाइल्ड के अंदर होती है ड्यू टू सन का एक्सपोजर सही तरह से जब नहीं होता। छोटे बच्चों को, जब पैदाशुदा बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट्स हो या न्यूनेट्स हो, उनको सूरज की रोशनी के सामने एक्सपोज करना बहुत जरूरी है ताकि उनकी बॉडी विटामिन डी को इनिशिएट कर सके। और विटामिन डी जब इनिशिएट होगा उनकी बॉडी के अंदर तो उनकी बोन की डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगी। अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज इसको हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं आज की वीडियो इस लेक्चर से।
निमोनिया कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है। तो आप सब जानते हैं कि निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और निमोनिया किस ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है? ये लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है और ये लंग के ऊपर इस तरह शदीद इफेक्ट करता है कि एल्वेओलाई सैक के अंदर जो डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की वो वीक हो जाती है और ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है ब्लड के अंदर कम भी हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकता है। ये कंडीशन निमोनिया की होती है और किस वजह से होती है? ये बैक्टीरियल डिजीज होती है और बैक्टीरिया इसको कॉज करता है और ये बॉडी के अंदर किस तरह जाता है? ये एयर्स के थ्रू जा रहा होता है बॉडी के अंदर। जो इसकी जो स्प्रेड किस तरह होता है? ये एयर के अंदर अगर निमोनिया के जो है बैक्टीरिया मौजूद है और इंसान ने इसको इनहेल कर दिया तो वो निमोनिया इसको कॉज हो सकता है। तो निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो स्टूडेंट इस आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बॉटनी चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।